आइए आज हम देखते हैं विदेश नीति क्या है और इसके निर्धारक तत्व क्या क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। विदेश नीति राष्ट्र का एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहता है। वास्तव में राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है और शक्ति राष्ट्र प्राप्त कर सकें इसके लिए निहायत जरूरी है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करें और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की जिम्मेदारी राष्ट्र की विदेश नीति पर होती है। विदेश नीति के बारे में कहा जाता है कि एक राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों का समुच्चय होती है। आपको किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के बारे में जानना है, आप उस राष्ट्र की विदेश नीति का अध्ययन कर लें, आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्र किन राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता से प्राप्त करना चाहता है। यदि राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है उसको पर राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाकर रखना होगा, मित्रों की संख्या में इजाफा करना होगा और दुश्मनों की संख्या में कटौती करना होगा। और यह कार्य करने की जिम्मेदारी अगर किसी पर होती है वह राष्ट्र की विदेश नीति पर होती है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, विकसित हो, विकासशील हो, किसी भी कैटेगरी का राष्ट्र हो, वह अपने लिए एक बेहतर से बेहतरीन विदेश नीति बनाना चाहता है। अब प्रश्न उठता है एक राष्ट्र किस तरह की विदेश नीति का निर्धारण करे, क्योंकि विदेश नीतियों के निर्धारण के समय हम प्रायः इस बात का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के कौन से राष्ट्र हैं, किस तरह की विदेश नीति का उन्होंने अपने लिए निर्धारण किया और वो कहाँ तक सफल रहे। और ऐसे में यह भी एक बात ख्याल में आ सकती है कि अगर दुनिया के कुछ राष्ट्र जिन विदेश नीतियों को निर्धारित करके सफलता के शिखर तक पहुँचे हैं तो क्यों न हर एक राष्ट्र दुनिया के उसी तरह की विदेश नीति का निर्धारण कर लें। वास्तव में बच्चों ऐसा होता नहीं है। राष्ट्र की विदेश नीति का जब निर्धारण होता है तो उसको निर्धारित करने के पीछे कुछ प्रमुख तत्व होते हैं और वह प्रमुख तत्व कहीं न कहीं राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। और अगर पॉइंटवार हम कहें कि राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं तो इसमें सबसे पहला तत्व जो आता है वो है जनसंख्या। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या राष्ट्र की विदेश नीति को दो तरह से प्रभावित करती है, एक मात्रा के आधार पर और दूसरा गुणों के आधार पर, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब है कि राष्ट्र में की पॉपुलेशन कितनी है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। जैसे भारत और चाइना, ये दो ऐसे देश हैं जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी को अपने यहाँ रखे हुए हैं। अब ऐसे में इन राष्ट्रों के पास एक बात का विकल्प रहता है कि आबादी इतनी बड़ी है तो ये स्थल सेना जितनी चाहे उतनी बड़ी रख सकते हैं। और स्थल सेना की बड़ी होने का मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा को कहीं न कहीं ये प्रमुखता प्रदान कर पाते हैं। तो विशाल जनसंख्या राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा गुणात्मक आधार है। दुनिया के और भी देश हैं जो अपेक्षाकृत जनसंख्या में कम है, लेकिन जो भी पॉपुलेशन है उनके पास, जो भी जनसंख्या है उनके पास, वह गुणात्मक रूप से बड़ी श्रेष्ठ है।
जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है। कह सकते हैं आप इन राष्ट्रों को कि जनसंख्या के लिहाज से भारत और चाइना से ये बहुत पीछे है, लेकिन इनकी जनसंख्या ऐसी है, पॉपुलेशन ऐसी है, जिनका की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के निर्माण में रहता है। गुणात्मक रूप से ये बड़े सक्षम और संपन्न नागरिक हैं, और यह सक्षमता जो है वह राष्ट्र के उन्नयन में कहीं न कहीं, राष्ट्र के स्वावलंबन में कहीं न कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसे में जब राष्ट्र स्वावलंबी होता है तो वह स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण कर पाता है। तो जनसंख्या कहीं न कहीं चाहे मात्रात्मक रूप से भारी हो और चाहे गुणात्मक रूप से अधिक हो, वह राष्ट्रों की विदेश नीति को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। दूसरा निर्धारक तत्व है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक लिहाज से एक राष्ट्र, यह एक ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, और इस अपरिवर्तनशील तत्व का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में। अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जिसकी सीमाएं समुद्रिक मार्ग से भी लगती हैं, स्थलीय मार्ग से भी लगती हैं और वायु मार्ग से भी लगती हैं, तो ऐसे में उस राष्ट्र को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। लेकिन कल्पना करिए आप कि कोई ऐसा राष्ट्र हो जिसके पास समुद्री सीमा न हो, तो ऐसे में वह राष्ट्र कहीं न कहीं अपनी नौसेना के ऊपर जो खर्च होता है उसको नहीं करेगा। जैसे नेपाल है, नेपाल के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो ऐसे में नेपाल की जो सेना है वह सिर्फ दो सेनाएं हैं उसके पास, थल सेना और वायुसेना। लेकिन वही भारत है, भारत की सीमाएं तीनों तरह से लगती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो भारत के पास तीनों तरह की सेनाएं हैं। तो ऐसे में एक राष्ट्र को जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो वह अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखता है और इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसी तरह से अमेरिका है, वह एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है जहां उसके अगल बगल कोई नहीं। किसी राजनीतिक शास्त्रज्ञ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कितना भाग्यशाली है ये देश जिसकी एक सीमा पर राखी पर्वतमालाएं हैं और दूसरी सीमाओं पर मछलियां रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सीमाएं सुरक्षित हैं, और अगर सीमाएं सुरक्षित हैं तो राष्ट्र स्वतंत्र होकर निर्बाध रूप से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है और उसी के हिसाब से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो बच्चों, ये था दूसरा निर्धारक तत्व जिसको कहते हैं भौगोलिक तत्व। अब तीसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं और तीसरे तत्व की बात करते हुए बताते हैं आपको कि तीसरा तत्व है औद्योगिक तत्व। औद्योगिक तत्व भी कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एक राष्ट्र का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन अगर बेहतर है तो जाहिरा तौर पर वह विश्व भर में सामानों की आपूर्ति कर पाता है, और ऐसे में उस राष्ट्र से बेहतर संबंध बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्र लालायित रहते हैं, और यही लालसा कहीं न कहीं उस राष्ट्र के पास मित्रों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करती है, और कहीं न कहीं जाकर वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाता है। तो ऐसे में औद्योगिक तत्व जो है वह राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जापान को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, इन राष्ट्रों की प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी है। नतीजा क्या है? दुनिया भर के राष्ट्र इन राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। भारत को ही देख लें आप, औद्योगिक रूप से भारत बाकी के विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है, और इसका परिणाम ये होता है कि विकासशील राष्ट्रों के अगुआ के रूप में भारत हमेशा से जाना जाता है। एक अच्छी खासी पहचान विश्व मंच पर भारत ने अपनी बना कर रखी हुई है। तो कहीं न कहीं औद्योगिक उत्पादन जो है वह राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में एक महती भूमिका अदा करता है और उनको एक नई धार देने का काम करता है। इसी तरह से अगला निर्धारक तत्व जो है वह है प्राकृतिक संपदा का। प्राकृतिक संपदा के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा तत्व है जो राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र के पास अगर प्राकृतिक संपदा के रूप में प्रचुर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से वह इन चीज़ों से अपने उत्पादन को बेहतर कर पाता है,
और इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं के आधार पर वह अपने को स्वावलंबी बना पाता है और विश्व के अन्य राज्यों को इन सामानों की आपूर्ति कर पाता है। मैं उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बात आपसे करूं तो अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि प्राकृतिक संपदा के रूप में यह राष्ट्र इतना आत्मनिर्भर है, इतना संपन्न और सक्षम है कि खुद की जरूरतों के बाद वह दुनिया भर के राष्ट्रों को इन चीज़ों को उपलब्ध कराता है। और इस उपलब्धि का परिणाम यह होता है कि दुनिया भर के राष्ट्र अमेरिका के खेमे में कहीं न कहीं गुटबंदी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके अनुचर बनने को तैयार हो जाते हैं। और दुनिया भर में अमेरिका का जो डंका बजता है उसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संपदा के रूप में ऐसी संपदाएं अमेरिका को प्राप्त हैं जिनका दोहन करता है स्वयं के लिए, और स्वयं के बाद अतिरिक्त चीज़ें जो बचती है वो विश्व में दुनिया के राज्यों को उपलब्ध कराता है और कहीं न कहीं दुनिया के राज्यों की नीतियों को अपने संदर्भ में वह प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक संपदा भी कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अगला तत्व जो है वो है सैन्य तत्व, सैनिक तत्व। वास्तव में बच्चों सैन्य तत्व जो है, सैनिक तत्व जो है वह भी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर सैन्य रूप से, सामरिक रूप से कोई राष्ट्र अत्यंत सक्षम है तो निश्चित रूप से वह एक बड़ी आक्रामक विदेश नीति बनाता है, नंबर एक चीज। और नंबर दो चीज, अगर सैन्य आयुध हैं उसके पास, राष्ट्र के पास, तो वह इन सैन्य आयुधों को दुनिया भर में बेचता है, इससे बड़ी अच्छी आय होती है। तो एक तो उस राष्ट्र की आय बनती है और दूसरा इन सैन्य आयुधों को लेने के लिए राष्ट्र उस राष्ट्र के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में आप देखें एकमात्र दुनिया की स्वयंभू सबसे बड़ी महाशक्ति अगर कोई था तो संयुक्त राज्य अमेरिका थी। और परिणाम क्या था उसका कि दुनिया भर के राष्ट्र उसके खेमे में सम्मिलित होने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। कालांतर में परिस्थितियां बदली और बदले हुए हालात में जब सोवियत संघ ने भी, सोवियत रूस ने भी अमेरिका जैसी दक्षता प्राप्त कर ली, उसने भी अपने सैन्य शक्ति को अमेरिका की बराबरी पर लाकर, उसके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका के बाद लोग सोवियत संघ के गुट में भी सम्मिलित होने लगे। और परिणाम ये हुआ कि कहीं न कहीं सोवियत संघ ने भी अपनी एक सफल विदेश नीति को निर्धारित किया और दुनिया में अपने साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। तो कहीं न कहीं सामरिक शक्ति जो है, सैन्य शक्ति जो है, वह राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह विदेश नीति के निर्धारण में एक अगला उपबंध था। इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति, भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, यह भी कहीं न कहीं विदेश नीतियों को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषाई आधार पर अगर दुनिया के कुछ राष्ट्र एक तरह की भाषा बोलते हैं तो स्वाभाविक एकता उनके में होती है, स्वाभाविक एकता उनके में देखने को मिलती है। धार्मिक आधार पर दुनिया भर के अगर राष्ट्र एक तरह के धर्म को मानने वाले हैं, एक स्वाभाविक एकता उनके में देखने को मिलती है। आप इस्लामिक राष्ट्रों को देख लें, मुस्लिम राष्ट्र जितने भी हैं, इस्लामिक राष्ट्र जितने भी हैं, इन राष्ट्रों में एक स्वाभाविक एकता होती है और यह एकता जो है वह धर्म के आधार पर होती है। नस्ल भी कहीं न कहीं विदेश नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काले और गोरे का भेद आप देख लें, कालों के साथ जो नस्लीय विभेद किया जाता है वह कहीं न कहीं राष्ट्र की नीति में समाहित रहता है। तो नस्ल भी कहीं न कहीं विदेश नीति को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक लिहाज से भी राष्ट्र एक साथ जुड़ते भी हैं और इनसे दूरियां भी बनती हैं। तो संस्कृति भी कहीं न कहीं किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति भी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला पॉइंट जो है राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में वो है विचारधारा। विचारधारा के बारे में खैर अब एक नया प्रचलन सा हो गया है जिसमें यह कहा जाता है कि अब विचारधाराओं का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है, लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बारीकी से देखने पर यह बात समझ में आती है कि इस बात को नकारना कि विचारधारा का अब विदेश नीतियों के निर्धारण में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व नहीं रहा, यह बेईमानी होगा, यह उचित नहीं होगा। विचारधाराएं कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करती हैं। फिर से आप द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल को देखें, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वह पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था और वह दुनिया में पूंजीवाद को ले आना चाहता था। वहीं सोवियत संघ जो था वह साम्यवादी विचारधारा का पोषक था
और वह दुनिया में साम्यवाद को प्रचारित और प्रसारित करना चाहता था। और दुनिया जो अलग अलग खेमों में बटी और दोनों राष्ट्रों की जो फॉलोइंग दुनिया भर में मिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को, वह उनकी विचारधारा के आधार पर ही मिली। और यह विचारधारा जो थी पूंजीवाद और साम्यवाद की, इसने ही इन राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो हम कह सकते हैं कि विचारधारा भी कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करती है। यह एक प्रमुख तत्व है। अगला तत्व जो है राष्ट्रों की विदेश नीतियों के निर्धारण में, वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वैश्विक संगठन जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, वह भी कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो दुनिया के तमाम राष्ट्रों ने, अधिकतर राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली। अब इस सदस्यता के साथ जो एक प्रश्न जुड़ गया, एक पक्ष जुड़ गया, वो यह था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घोषित उद्देश्य था, उसका एक घोषणा पत्र था, उसका एक चार्टर था। और जाहिर सी बात है, जिन राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली, उनके ऊपर इस बात को बाइंड किया गया, इस बात को उनको मनवाने की कोशिश की गई कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषित उद्देश्यों के लिहाज से ही अपनी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रों ने अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के माफिक करना शुरू किया। इसी तरह से दुनिया के और भी जितने वैश्विक संगठन हैं, और उन वैश्विक संगठनों का अगर राष्ट्र सदस्यता लेता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी विदेश नीतियों को उस संगठन के लिहाज से निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है वैश्विक संगठन भी कहीं न कहीं राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में प्रमुख कारक होते हैं, प्रमुख तत्व होते हैं। यह राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगला पॉइंट जो है कि राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण कैसे होता है, इसमें एक तत्व है विदेश नीतियों को निर्धारित करने वाले व्यक्ति, नीति निर्माता जिसको कहते हैं। नीति निर्माता का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नीति निर्माता जो होता है, जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र के जो विदेश मंत्री होता है, राष्ट्र के जो उच्च पदस्थ वैदेशिक अधिकारी होते हैं, इनकी जो सोच होती है, इस सोच के लिहाज से ही वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। नीति निर्माता अगर अति महत्वाकांक्षी है तो जाहिर सी बात है कि उस राष्ट्र की विदेश नीति महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण होगी। इट मीन्स कि वह थोड़ी आक्रामक होगी। लेकिन अगर राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, नीति निर्माता व्यक्ति अगर आदर्शवादी है तो उस राष्ट्र की विदेश नीति समन्वयवादी होगी, एक आदर्श विदेश नीति होगी। और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा दब्बू किस्म का है तो उस राष्ट्र की विदेश नीति न्यूट्रलाइज होगी। वह एक ऐसी विदेश नीति होगी जो थोड़ी उदासीन होगी, वह दुनिया के बाकी की चीज़ों में खुद को डालने के लिए तैयार नहीं होगा। आप कह सकते हो कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने लिए जिस विदेश नीति का निर्धारण किया, उस पर स्पष्ट छाप पंडित नेहरू की दिखाई देती थी। एक आइडियल व्यक्ति थे और आदर्शवादी सोच थी उनकी, और इसीलिए भारत की विदेश नीति का जब उन्होंने निर्धारण किया तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का निर्धारण किया। एक ऐसी विदेश नीति जो सच और सही और गलत के अंतर को करते हुए सही का साथ देने वाली नीति थी और गलत को गलत कहने वाली नीति थी। इसमें कहीं से भी हम इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, कोई मित्र है गलत ही करेगा तो भी हम कह देंगे सही कह रहा है, और अगर कोई विरोधी है वह सही कह रहा है तो भी हम यह बात कहने को तैयार नहीं होंगे कि वह गलत कह रहा है। यह कहीं न कहीं नीति निर्माताओं की देन थी। तो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का जब निर्धारण होता है तो वहाँ उस राष्ट्र के नीति निर्माता जो होते हैं, उन नीति निर्माताओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान या उनका बड़ा महत्वपूर्ण छाप